हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान इन्फिनिटी। कल की क्लास में हमने चौथा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में अपने छठा चैप्टर जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, उसके न्यूमेरिकल करेंगे। चलिए पहले न्यूमेरिकल को अपने देखते हैं। इसमें आपको पूछा हुआ है कि कुछ सर्किट दे रखे हैं, उनमें आपसे पूछा है प्रेरित धारा इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, उसको शो करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को अपने करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से दिया हुआ है। ये पॉइंट है Q, ये पॉइंट है R, ये पॉइंट है P। यहाँ पे एक चुंबक दे रखी है। इस चुंबक में कोयल की साइड का पोल है S, दूसरा पोल है N। इसको इस डायरेक्शन में V वेलोसिटी से लेकर के जाया जाता है। आपसे पूछा है करंट की डायरेक्शन क्या होगी, आपको ये बताना है। देखिए डायग्राम थोड़ा सा बुक में आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा डायग्राम में करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। इस प्रकार से आपसे पूछा हुआ है, ये इस कॉइल की अक्ष है। ओके, थोड़ा सा कॉइल को मैंने अपोजिट बना दिया है, सही बनाता हूं मैं इसको। इस प्रकार से बनाया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछा है डायरेक्शन क्या होगी, तो आप डायग्राम को ध्यान से देखोगे। ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एस पोल को पास में लेके आ रहे हैं। लेंज का नियम ये कहता है कि ये इस गति का विरोध करना चाहिए, और विरोध करने के लिए यहाँ पे भी एस पोल बनना चाहिए। एस पोल यहाँ पे बनेगा तो इस एस की डायरेक्शन कैसी होगी, अपने इस एस की डायरेक्शन देखेंगे तो एस की डायरेक्शन इस प्रकार होगी, मतलब ये हो जाएगी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करंट फ्लो होनी चाहिए। क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी तो क्लॉकवाइज जैसे देखोगे आप, ऐसे करंट फ्लो होगी तो Q से ऐसे जाएगी करंट, फिर R की ओर जाएगी, फिर P की ओर जाएगी। यानी इसमें करंट की डायरेक्शन हो जाएगी Q R P एंड फिर अगेन Q। इस रूप में यहाँ पे करंट क्या होगी, फ्लो होगी, Q R P Q। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड का आंसर देखिए, सेकंड में आपको सेम ऐसा ही एक डायग्राम दिया हुआ है सेकंड में, लेकिन उसमें एक चेंज दिया। बीच में रख दी एक चुंबक, एक कॉइल बना दी यहां पे। दो कॉइल बना दी। अब इन कॉइल के और चुंबक के अपने पोल की अपने बात करें तो P R Q X Y Z। ये है S, ये है N, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है R, ये पॉइंट है Q। Z। अपने कोयल यहाँ पे बनाते हैं तो कोयल आपको इस प्रकार से दी हुई है, एज इट इज यहाँ पे दी हुई है। इस प्रकार से आपने कोयल को कंप्लीट कर देना है। डायग्राम मैच कर लीजिए। डायग्राम इस प्रकार से बना दोगे। बनाने के बाद में देखिए आपको चुंबक की डायरेक्शन ये दे रखी है, इस डायरेक्शन में V वेलोसिटी से जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी। यहाँ पे S बनना चाहिए और यहाँ पे N बनना चाहिए, यहाँ पे S बनना चाहिए और यहाँ पे N, क्योंकि ये इससे दूर जा रही है, दूर जा रही है। अट्रैक्शन फोर्स तो अपोजिट पोल के बीच में होगा, ये N है तो यहाँ पे S, और यहाँ पे पास जा रही है तो रिपल्सिव फोर्स मतलब सेम पोल होने चाहिए, S है तो S। यहाँ पे S का मतलब क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। यहाँ पे भी S का मतलब क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी तो करंट इस प्रकार से फ्लो होगी, इस प्रकार से फ्लो होगी, तो यानी ऐसे आनी चाहिए।
करंट की डायरेक्शन इसमें क्या हो जाएगी, पी आर क्यू एंड पी। अगर इसकी बात करेंगे यहाँ पे एस क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे घूमती हुई आएगी, यानी करंट इस प्रकार से फ्लो होनी चाहिए, इसमें इस प्रकार से फ्लो होगी तो इसमें बन जाएगा वाई जेड एक्स एंड वाई। तो ये सेकंड का आंसर हो जाएगा अपना। एज इट इज अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको एक टैपिंग की दिया हुआ है, इसमें एक टैपिंग की जिसको दबा करके करंट फ्लो करवाई जाती है। मैं इसमें थर्ड क्वेश्चन का डायग्राम बनाता हूं। थर्ड क्वेश्चन में आपको कुछ इस प्रकार से एक दे दिया, थोड़ा सा आपकी बुक में इसको 3D बनाने की कोशिश की गई है। इस प्रकार से इसमें करंट फ्लो की डायरेक्शन दे दी जाती है। यहाँ पे पॉजिटिव जोड़ा गया है, यहाँ पे नेगेटिव जोड़ा गया है, यहाँ पे एक की लगाई गई है, ये है दाब की। ठीक है, इसके बाद में क्या किया गया, इसके अलोंग एक लूप है। इस लूप में ये पॉइंट है y, ये है x और ये है z। आपसे पूछा है इस लूप में करंट फ्लो कैसे होगी, कब, जब दाब बढ़ाते हैं, यानी इस की को टैप करते हैं अपने, ये टैपिंग की है, दाब कुंजी है, इस पे जब दाब बढ़ाते हैं यानी इसको ऑन करते हैं, जस्ट अपने ऑन करेंगे तो करंट फ्लो होगी ऐसी, करंट फ्लो ऐसी होगी, करंट बढ़ने लगेगी, करंट बढ़ने लगेगी तो ये क्या करेगी, उन कारणों का विरोध करेगी जिनके कारण ये उत्पन्न हो रही है। आप इसको देखोगे तो इसमें आप देखोगे बुक में इस साइड आपके पास पोल बन रहा है एस पोल, तो इधर की साइड, अंदर की साइड कौन सा पोल बनेगा, एन पोल, और विरोध करने के लिए इधर भी क्या बनना चाहिए, नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल की डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगी, मतलब वाई जेड एक्स वाई डायरेक्शन आ जाएगी। थर्ड का आंसर वाई जेड एक्स एंड वाई। फोर्थ देखते हैं इसके बाद में, सेम आपको फोर्थ में दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन आप देखोगे तो फोर्थ में आपको सेम दिया हुआ है, लेकिन उसमें एक रियोस्टेट दे रखा है। चलिए इसको बनाते हैं। ये आपको एक लूप दे दिया, इस पे ये पॉइंट है y, ये है x एंड ये है z। इस लूप में अपने को चेक करना है। यहां पे आपको इस प्रकार से दिया गया है एक इसके साथ एक रियोस्टेट जोड़ा गया है। एक रियोस्टेट जोड़ दिया गया और यहां पे एक जोड़ी गई है बैटरी, ये वो बैटरी हो गई। इसको इधर की ओर मूव किया जाता है, ये चीज दी हुई है, इसको इधर की ओर मूव किया जाता है। करंट फ्लो की डायरेक्शन आपको दे रखी है, करंट फ्लो की डायरेक्शन आपको देंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस प्रकार से इसमें करंट फ्लो हो रही है। ये चीज दी हुई है क्या, इसमें चेक कर लीजिए एक बार। करंट फ्लो की डायरेक्शन आपको इसके अपोजिट दी हुई है भाई, ऐसे दी हुई है करंट फ्लो की डायरेक्शन। अब आप देखिए इसमें क्या होगा, अगर आप इसको इस साइड से देखोगे, फ्रंट से देखोगे तो आपको यहाँ पे एन पोल दिख रहा है,
यहाँ पे N पोल। अब आप इसको देखोगे, रियोस्टेट को इधर खिसकाते हैं तो रेजिस्टेंस घटता है। रेजिस्टेंस घटता है मतलब करंट क्या होगी, बढ़ेगी। रेजिस्टेंस घटेगा इसका मतलब करंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो उसका विरोध करना चाहिए, उसको घटाने का काम करेगा। यहाँ पे भी कौन सा पोल बनना चाहिए, नॉर्थ पोल बनना चाहिए। अंदर की साइड से आप देखोगे तो नॉर्थ पोल बनना चाहिए। नॉर्थ पोल कैसे बनेगा, जब ये करंट Y से Z की ओर जाए, Z से X की ओर जाए, मतलब अंदर की साइड नॉर्थ पोल है तो बाहर की साइड क्या होगी, साउथ पोल होगा। और ये बाहर की साइड है तो बाहर की साइड साउथ पोल बनेगा इस प्रकार से। तो ये करंट की डायरेक्शन होनी चाहिए Y X Z एंड Y। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा Y X Z एंड Y। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा Y X Z एंड Y। इस प्रकार से इसमें करंट फ्लो की डायरेक्शन होनी चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन की अपने बात करते हैं, चलिए। फिफ्थ क्वेश्चन में आप देखोगे, फिफ्थ क्वेश्चन में दो कोयल आपको दी हुई है। एक में करंट फ्लो यहाँ पे लगा रहे हैं और टैप्ड की दी हुई है, और दूसरी कोयल में करंट फ्लो की डायरेक्शन फाइंड करेंगे अपने X R एंड Y। ओके, ये दो कोयल है, इसमें बैटरी देख लेते हैं कैसे जुड़ी हुई है। पॉइंट के नाम देखेंगे, पॉइंट X R एंड Y। ओके, चलिए, आपको ये बोला जाता है कि या डायरेक्शन की बात करें तो करंट फ्लो की डायरेक्शन ये होगी। अगर इसमें आपको ये बोला जाता है कि ये जो टैप्ड की है इसको रिलीज किया जाता है, रिलीज की बात करें मतलब करंट I की वैल्यू घटेगी, करंट I की वैल्यू घटेगी। आप इसमें पोल देख लीजिए, कौन सा पोल कौन सी साइड बनेगा। थोड़ा सा आप बुक के डायग्राम को भी यहाँ पे फॉलो करोगे, बुक के डायग्राम को फॉलो करोगे तो बुक के डायग्राम के अकॉर्डिंग आपके पास इसमें पोल बनना चाहिए। इधर करंट होनी चाहिए एंड ये क्लॉकवाइज, और इधर करंट होनी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे बनेगा साउथ पोल, यहाँ पे बनेगा नॉर्थ पोल। थोड़ा सा डायग्राम को ध्यान से देख लेना, डायग्राम को आप देखोगे तब आपको पता चलेगा। अब करंट की वैल्यू कम हो रही है, करंट की वैल्यू कम हो रही है तो यहाँ पे अट्रैक्शन होना चाहिए, करंट को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे नॉर्थ बनना चाहिए, यहाँ पे क्या बनना चाहिए, साउथ बनना चाहिए। ऐसा होगा तो जैसे करंट इसमें फ्लो हो रही है वैसे ही इधर वाले में फ्लो होने लग जाएगी। X R Y एंड X ये होनी चाहिए इसमें। लास्ट में करंट की डायरेक्शन E में, E की डायरेक्शन चेक कर लीजिए, X R Y एंड X हो जाएगी। लास्ट की अपने बात करते हैं F पार्ट फर्स्ट का। F पार्ट की बात करते हैं तो F पार्ट में इस प्रकार से आपको दिया हुआ है, I करंट इस प्रकार से फ्लो हो रही है और हम ऐसे बात करते हैं। एक लूप यहां पे ऐसे दिया हुआ है। डायग्राम थोड़ा सा चेक करेंगे। I क्या हो रही है, I की वैल्यू लगातार कम हो रही है। I की वैल्यू क्या हो रही है, लगातार कम हो रही है। देखिए करंट कम हो रही है, लेकिन हम यहाँ पे बात करते हैं, एक हमारे पास ये लूप दिया हुआ है। लूप क्या है, यहाँ पे एक ही प्लेन के अंदर है, दोनों के दोनों क्या है, जो क्लोज लूप बंद पथ है उसी के अंदर क्या है, उसी प्लेन के अंदर यहाँ पे वायर है, दोनों को एक ही तल में दिया हुआ है। लूप तथा तार एक तल में है। इसकी वजह से क्या होगी, यहां पे कोई करंट IEMF नहीं होगी। अगर एक दूसरे के लंबवत होंगे तभी वहां पे इंड्यूस्ड EMF होगा, अदरवाइज वहां पे
इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा। दोनों एक तल में होने के कारण यहां पे कोई भी धारा प्रेरित नहीं होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, एक वायर का लूप दिया हुआ है। देखिए आपको B की वैल्यू मैं एक क्रॉस से दिखा रहा हूं, ज्यादा आपको काम में नहीं लेना, एक क्रॉस से दिखा रहा हूं, बाकी आप डायग्राम में देख लोगे आपको जगह जगह क्रॉस ही क्रॉस दिखाए हुए हैं। और इसमें एक अनियमित आकार का एक लूप दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार से एक लूप दिया हुआ है। इस लूप में आपको A, B, C और D, ये है A, ये है B, ये है C और ये है D, और इस लूप पे इस प्रकार से फोर्स अप्लाई करते हैं। इस प्रकार से फोर्स अप्लाई करते हैं कैसा बनाने के लिए, इसको, इस लूप को ऐसा बनाने के लिए, वृत्ताकार बनाने के लिए। आप इसमें देखोगे, इस कंडीशन को देखोगे तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, लूप का एरिया A इंक्रीज कर रहे हैं, क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं। हमें पता है फ्लक्स फाई बी समानुपाती किसके होता है, एरिया के। तो एरिया बढ़ेगा तो फाई बी भी क्या होगा, फ्लक्स भी बढ़ेगा। एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स भी वहां पे क्या होगा, बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा तो यहाँ पे एक धारा प्रेरित हो जाएगी, आई इस प्रकार होगी, धारा इस प्रकार होगी कि वो उन कारणों का विरोध करे जिनके कारण वो उत्पन्न हुई है। यहाँ पे उत्पन्न किसके कारण हो रही है, फ्लक्स में परिवर्तन की दर की हो रही है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। किसमें, डी फाई बी अपॉन में डी टी के, ये नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। किसके, डी फाई बी अपॉन में डी टी के। फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करेगी, परिवर्तन का विरोध करेगी। तो आप इसमें देखोगे एरिया को तो यहाँ पे धारा रोक नहीं सकती। अब ये क्या काम करेगी, चुंबकीय क्षेत्र को कम करने का प्रयास करेगी। तो इसमें धारा की दिशा, एक वर्ताकार धारा है ना, तो धारा की दिशा में दाहिने हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार घुमाइए कि अंगूठा क्या करे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे। तो आपको अंगूठे की डायरेक्शन ऐसी लेनी है कि इसके अपोजिट हो जाए। इसके अपोजिट कैसे हो जाएगी, इस डायरेक्शन में घुमाएंगे, ये अंदर की ओर को शो कर रहा है, अंदर की ओर को शो कर रहा है। ऐसा होने पर आप इसके अपोजिट घुमाओगे तो इस डायरेक्शन में धारा को घुमाना पड़ेगा, तब आपके पास बाहर की ओर का एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जो क्या करेगा, मूल चुंबकीय क्षेत्र को कम करने का प्रयास करेगा, जिससे फ्लक्स में परिवर्तन को रोका जा सके। तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ए डी सी बी ए में हो जाएगी। आपसे यही पूछा है इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो 6.2 का आंसर हो जाएगा ए डी सी बी ए। इज दैट क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरे में इसका पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट अपने देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया गया है, B की वैल्यू दी हुई है, डॉट से दिखाया हुआ है, मतलब बाहर की ओर। ओके, इसमें आपको एक लूप दिया हुआ है, ऐसे इस प्रकार से एक लूप दिया है। इस लूप में नाम दे दिया आपको ए बी सी डी, ये हो गया ए, ये बी, ये सी और ये डी। इसको ऐसे करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने ऐसे करने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब इसको क्या बना रहे हैं, एक वायर में बदल रहे हैं। इसमें डायग्राम आपको दिखाया हुआ है, इसको ऐसे करने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब एक वायर में बदल रहे हैं, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। आप देखोगे एरिया की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। हमें पता चलेगा एरिया की वैल्यू कम कर रहे हैं तो फाई बी की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। फाई बी की वैल्यू कम होगी तो आई की डायरेक्शन इस प्रकार होनी चाहिए कि वो वापस फाई बी को बढ़ा सके, फ्लक्स को बढ़ा सके। और फ्लक्स को बढ़ाने के लिए वो क्या करेगी, अपना एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी। और उस विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, इसकी डायरेक्शन में होनी चाहिए। इसमें तो अपोजिट थी, इसमें इसकी डायरेक्शन में होनी चाहिए। इसकी डायरेक्शन में किस प्रकार से होगी, जब धारा की दिशा इस प्रकार से बहेगी, यानी ये वाली डायरेक्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा,
आंसर आपके पास हो जाएगा इसमें भी ADCBA, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। इस प्रकार से आपको सेकंड न्यूमेरिकल को करना है। चलिए 6.3 नंबर न्यूमेरिकल देखते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल आपके पास, ये तो न्यूमेरिकल आपके लेंज के नियम के रूप में थे। अब इसके बाद में अपने न्यूमेरिकल देखते हैं, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, डायरेक्ट उनको सॉल्व करेंगे अपने जल्दी जल्दी। फर्स्ट देखेंगे अपने थर्ड न्यूमेरिकल देखेंगे, इकाई सेंटीमीटर प्रति एकांक सेमी, इसमें फेरों की संख्या है 15। मैं लिख देता हूं थर्ड न्यूमेरिकल में स्मॉल n इज इक्वल टू 15 फेरे प्रति सेंटीमीटर, यानी 1500 फेरे प्रति मीटर हो जाएंगे। स्मॉल n की वैल्यू पर मीटर में निकाल लेना आप सबसे पहले। उसके अंदर 2 सेमी क्यूब का एक छोटा सा लूप प्रणालिका के अक्ष पे, एक जो आपको सोलेनोइड दी हुई है उसकी अक्ष पे एक लूप रखा गया है। लूप का क्षेत्रफल A इज इक्वल टू क्या है 2.0 गुणा में 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है ना, आप उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए। प्रणालिका में बहने वाली धारा का मान 2 एम्पियर से 4 एम्पियर 1 सेकंड में कर दिया जाए तो dt की वैल्यू कितनी दे दी आपको 1 सेकंड, और di की वैल्यू कितनी दे दी 4 - 2 = 2 एम्पियर। इनके अलावा कुछ गिवन है क्या? तो धारा परिवर्तन के समय प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? 1 सेकंड नहीं, सॉरी 0.1 सेकंड है। आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है। E की वैल्यू E इज इक्वल टू क्या होता है -d∅/dt। फेराडे और लेंज का नियम कहता है E इज इक्वल टू -d∅v/dt। चलिए अब अपने फाई बी की बात करते हैं, तो यहाँ पे होगा d/dt ब्रैकेट में B.A, BA कोस थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? थीटा की वैल्यू बराबर है 0 डिग्री, विच इंप्लाइज दैट कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1। एरिया इसमें कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। E इज इक्वल टू हो जाएगा -d/dt, एरिया आ गया बाहर। B की वैल्यू होती है μ0Ni, प्रणालिका के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। E इज इक्वल टू -a μ0n और di/dt। आप इसमें वैल्यू पुट करोगे -2 × 10⁻⁴, 4 गुणा 3.14 गुणा 10⁻⁷, 4/10⁻⁷, n की वैल्यू लिखोगे 1500, di की वैल्यू लिखोगे 2/0.1। आंसर कैलकुलेट करोगे आपके पास कितना आ जाएगा? -7 और -4, माइनस का 11 और प्लस का यहाँ पे आपके पास 2 और 1 3, तो 10⁻⁻ का हो जाएगा 8। 15 30 60 240 गुणा में 3.14, माइनस का कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 72, 24 और 7 31, सॉरी 96, 24 और 9 33, 72 और 3 75, 75.36 गुणा में 10⁻⁷, आंसर हो जाएगा -7.536 गुणा में 10⁻⁶ वोल्ट। इस प्रकार से आप ईएमएफ की वैल्यू इसमें कैलकुलेट कर सकते हो। 6.3 का ये आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 6.4 को अपने देखते हैं। एक आयताकार लूप दिया हुआ है, चलिए 6.4 में चलते हैं। एक आयताकार लूप जिसकी भुजाएं 8 सेमी और 2 सेंटीमीटर एक स्थान पर थोड़ा सा कटा हुआ है, अपने तल के विलंबवत इतने चुंबकीय क्षेत्र से बाहर की ओर निकल रहा है। लूप के बाहर निकलने का वेग इतना है, तो कटे हुए भाग के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर विद्युत वाहक बल कितना होगा? जब लूप की गति अभिलंबवत हो, लूप की लंबी भुजा के लूप की छोटी भुजा के प्रत्येक स्थिति में उत्पन्न प्रेरित वोल्टता कितने समय तक टिकेगी? देखिए
फोर्थ न्यूमेरिकल में अपने सबसे पहले b की वैल्यू लिख देते हैं। b इज इक्वल टू हमें कितना गिवन है इसमें 0.3 टेस्ला। b इज इक्वल टू 0.3 टेस्ला। सबसे पहले b की वैल्यू लिख दी। b की वैल्यू के बाद में अपने लूप की भुजा की बात करते हैं। एक होगी 8 सेमी और दूसरी होगी 2 सेमी। आयताकार लूप की भुजा l इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर एंड b इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद लूप के बाहर निकलने का वेग v इज इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ है, v इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है क्या? हाँ, 1 सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻2 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। वेलोसिटी आपको पूछा है प्रेरित विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू होता है b इंटू वी इंटू एल। E इज इक्वल टू होता है b इंटू वी इंटू एल। ओके, जब लूप की गति लंबी भुजा के अभिलंबवत हो, जिस भुजा के अभिलंबवत गति होती है वही भुजा कांस्टेंट होती है। जिस भुजा के अभिलंबवत होता है वही भुजा कांस्टेंट होती है। यहाँ पे लंबी भुजा के अभिलंबवत है तो b की वैल्यू 0.3, v की वैल्यू 10⁻⁻2, l की वैल्यू लंबी भुजा यानी a का आंसर क्या आ जाएगा, e इज इक्वल टू 0.3 गुणा 10⁻2 गुणा 8 गुणा 10⁻2, 8 × 24 यानी 2.4 गुणा 10⁻5 वोल्ट। एज इट इज अपने इसके बी पार्ट का आंसर निकालें कि जब लूप की छोटी भुजा के अभिलंबवत हो, जब लूप की छोटी भुजा के अभिलंबवत हो तो इसमें आप देखोगे ई की वैल्यू कितनी आएगी, ई की वैल्यू आएगी 0.3 गुणा 10⁻2 गुणा 10⁻2, 3 × 6 गुणा में 10⁻5 वोल्ट। सॉरी, यहाँ पे 10⁻4 आएगा और यहाँ पे 6 गुणा में 10⁻5 वोल्ट। इस प्रकार से इसका आंसर कैलकुलेट करोगे। फर्स्ट आप देखोगे 6.4 का आंसर, तो इस प्रकार से आएगा आपके पास। अब देखिए 2 नंबर पर इसमें लास्ट में पूछा हुआ प्रत्येक स्थिति में कितने समय तक टिकेगी। इस स्थिति की बात करें तो वेग तो ये रहा और दूरी ये रही, तो टाइम t बराबर क्या होगा। देखिए पहली स्थिति में इसके तो लंबवत है लेकिन दूरी इतनी तय करेगा, तो दूरी भाग वेग बराबर समय होता है, आंसर आएगा 2 सेकंड। इस स्थिति की अपने बात करेंगे तो इसके तो लंबवत लेकिन दूरी इतनी तय करेगा, t इज इक्वल टू दूरी भाग वेग, आंसर कितना आ जाएगा 8 सेकंड। इस प्रकार से फोर्थ क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट करोगे। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन को अपने देख लेते हैं। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन को मैं यहां पे लिख रहा हूं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, 1 मीटर लंबी धातु की छड़ के एक सिरे से जाने वाले अभिलंबवत अक्ष के विपरीत 400 रेडियन पर सेकंड की कोणीय आवृत्ति से घूर्णन कर रही है। छड़ का दूसरा सिरा धात्विक वलय से संपर्कित है। अक्ष के अनुदिश सभी जगह 0.5 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। वलय तथा अक्ष के बीच विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें आपको चेंज करना पड़ेगा। जो मेंशन है मैं सबसे पहले वह लिख देता हूं। छड़ की लंबाई L बराबर दी हुई है 1 मीटर। फिफ्थ नंबर न्यूमेरिकल में L बराबर दी हुई है 1 मीटर। आगे चलते हैं। इसके बाद L के बाद में आपको दिया हुआ है ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा बराबर 400 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा इज इक्वल टू 400 रेडियन पर सेकेंड। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद में आपको क्या दिया हुआ है, B इज इक्वल टू 0.5 टेस्ला। B इज इक्वल टू होता है 0.5 टेस्ला। अब आप इस सिचुएशन में देखिए, हमें पता है EMF E इज इक्वल टू होता है BVL। EMF E इज इक्वल टू क्या होता है BVL। लेकिन जब आप इसमें कैलकुलेट करते हो तो कैलकुलेट में देखिए, हम जैसे जैसे छड़ के केंद्र से, छड़ मान लीजिए ऐसे घूम रही है, तो जैसे जैसे छड़ के केंद्र से दूर जाते हैं
वैसे वैसे वेग बढ़ता जाता है। घूर्णन गति की अपनी बात करिए, इस अक्ष के विपरीत जब ये घूम रही है, घूर्णन गति की अपनी बात करेंगे तो जैसे जैसे छड़ के केंद्र से दूर जाएंगे वैसे वैसे वेग क्या होता जाएगा, इसका बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे वेग बढ़ता जाएगा तो यहाँ पे ईएमएफ को सीधा कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक पॉइंट पर ईएमएफ निकालना पड़ेगा, उसके बाद में कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात करता हूं जो x डिस्टेंस पे है और उससे थोड़ी सी बड़ी दूरी dx की बात कर लेते हैं। इतनी डिस्टेंस के लिए अपने कैलकुलेट करते हैं। इस dx अल्पांश के लिए वेलोसिटी मैं मान लेता हूं v है, तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी b गुणा वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा इंटू एक्स और L की जगह आ जाएगा dx। आप इसमें कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, अब कुल ईएमएफ ये तो आ गया DE की वैल्यू, कुल ईएमएफ E की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा समाकलन b ओमेगा x dx और x की इंटीग्रेशन हो रहा है 0 से लेकर के x की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू L तक। कैलकुलेट करोगे तो आपके आंसर b कांस्टेंट ओमेगा कांस्टेंट क्या आ जाएगा x स्क्वायर बाय 2 और यहाँ पे 0 से लेकर के L तक। आंसर कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा 1/2 b ओमेगा L स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है, इस प्रकार से कोई चीज घूर्णन गति करती है तो उसके ईएमएफ का, ये यहाँ पे मैं ईएमएफ का फॉर्मूला लिखूंगा 1/2 b ओमेगा L स्क्वायर। और इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करूं मैं 1/2 b की वैल्यू 0.5, ओमेगा की वैल्यू 400 गुणा में 1 गुणा में 1। आंसर कैलकुलेट करोगे आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 200, 5 दुए 100 वोल्ट। आंसर कितना आ जाएगा इसका 100 वोल्ट। इस प्रकार से 6.5 का आंसर कैलकुलेट करोगे आप 100 वोल्ट। चलिए इसके बाद में 6.6 के न्यूमेरिकल की अपने बात कर लेते हैं। 6.6 में आपको एक वर्ताकार कुंडली दी हुई है। 6.6 में आप देखोगे एक वर्ताकार कुंडली दी हुई है, उस कुंडली के त्रिज्या दी हुई है और फेरों की संख्या दी हुई है। सिक्स न्यूमेरिकल की बात करें तो एक वर्ताकार कुंडली की त्रिज्या r और उसमें फेरों की संख्या कैपिटल N। r की वैल्यू आपको दी हुई है 8 सेंटीमीटर और फेरों की संख्या है 20। 8 गुणा में 10 की पावर -2 मीटर, फेरों की संख्या है 20 फेरे। आगे चलते हैं। इसके बाद ऊर्ध्वाधर व्यास के विपरीत 50 रेडियन पर सेकंड की कोणीय आवृत्ति से इसमें घूम रही है। ओमेगा की वैल्यू है 50 रेडियन पर सेकंड, ओमेगा इज इक्वल टू 50 रेडियन पर सेकंड। ओके, उसके बाद में चुंबकीय क्षेत्र B की वैल्यू दे रखी है 3 गुणा में 10 की पावर -2 टेस्ला। B इज इक्वल टू 3 गुणा में 10 की पावर -2 टेस्ला। B की वैल्यू लिख दी। आगे चलते हैं। इसके बाद R की वैल्यू 10 ओम, कुंडली का प्रतिरोध R इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10 ओम। ओके, अब आपसे पूछा है कुंडली में धारा के अधिकतम मान की गणना कीजिए और क्षयित औसत शक्ति की गणना कीजिए, यह शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है। चलिए पहले सबसे पहले तो हम इसमें अधिकतम धारा I नोट या फिर I मैक्सिमम की बात कर लेते हैं। I मैक्सिमम का मान कितना होता है, NBA ओमेगा। I मैक्सिमम का मान कितना होता है NBA ओमेगा। कैलकुलेट करोगे N की वैल्यू आती है 20, B की वैल्यू आती है 3 गुणा 10 की पावर -2, A की वैल्यू यहाँ पे आपके पास कुंडली की त्रिज्या पाई R स्क्वायर 3.14 गुणा में 8 गुणा में 8 गुणा में 10 की पावर -4 स्क्वायर कर दिया मैंने, और ओमेगा की वैल्यू गुणा में मैंने लिख दी 50। कैलकुलेट करता हूं मैं, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 1000 आएगा, 10 की पावर माइनस का बच जाएगा 3। ठीक है, बाकी चीज देखते हैं। 8 3.14 और यहाँ पे है 3 गुणा में 64 गुणा में 3.14, ये चीजें हैं। इनको कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा
12 6 18 और 192 गुणा में 3.14, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 192 3.14 को 8 36 37 38 4 6 10 और 9 19 19 और 3 22 1 और 27 28 29 30 3 और 3 6। आंसर आ जाएगा आपके पास 602.88। आंसर आ जाएगा 602.88 गुणा में 10 की पावर -3, जिसको आप फिक्स करके यहाँ पे डायरेक्ट कितना लिख सकते हो, आई के मैक्सिमम मान को, सॉरी ये आई मैक्सिमम नहीं, हमने वी मैक्सिमम को कैलकुलेट किया है। वी मैक्सिमम इज इक्वल टू इतना होगा, वी के मैक्सिमम मान को अपने वी नोट से लिख रहे हैं। वी नोट इज इक्वल टू वी मैक्सिमम, कैलकुलेट करोगे वी नोट का मैक्सिमम मान हमारे पास आ जाएगा 6.02, को मैं 3 लिख देता हूँ, 6.03 इंटू 10⁻⁻1 वोल्ट। और आई नोट का मैक्सिमम मान आ जाएगा वी नोट अपॉन में आर, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.03 इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट, क्योंकि आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 10 ओम। औसत शक्ति पी एवरेज की बात करें तो वी नोट गुणा में आई नोट बाय 2, कैलकुलेट करोगे 6.03 गुणा 6.03 गुणा 10 की पावर -3 भाग में आ जाएगा यहाँ पे 2, कैलकुलेट करोगे आपके पास आएगा 36 अप्रोक्सीमेट 36 आ जाएगा, गुणा में 10 की पावर -3 भाग 2 हो जाएगा 18.18 गुणा में 10 की पावर -3 या 1.82 गुणा में 10 की पावर -2 वोल्ट। ये इसका आंसर आ जाएगा 6.6 का। चलिए इसके बाद में 6.7 को अपने देखते हैं। 6.7 में आपको पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत एक लंबा क्षैतिज तार दे रखा है। सेवन में देखेंगे पूर्व से पश्चिम दिशा में लंबा विस्तृत क्षैतिज तार 10 मीटर लंबा है। तार की लंबाई देखिए, मैं इसको डायग्राम में शो करूंगा। ये डायरेक्शन हो जाएगी पूर्व, ये हो जाएगी पश्चिम, और इसकी लेंथ है 10 मीटर लंबी। ओके, आगे आपको दे रखा है चुंबकीय क्षैतिज घटक है 0.30 गुणा में 10 की पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। बी की वैल्यू आपको, एल की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर, बी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, और वेलोसिटी वी की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू है 0.30 गुणा में 10 की पावर 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। वी की वैल्यू की अगर अपने बात करें तो है 5 मीटर पर सेकंड। आपसे पूछा है कि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, उसका तात्क्षणिक, तार में प्रेरित विद्युत वाहक बल का तात्क्षणिक मान क्या होगा। E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, BVL, वैल्यू पुट कर दीजिए 0.30 गुणा में 10 की पावर 4 गुणा में 5 गुणा में 10, 5 दिए 15, 1.5 गुणा में 10 की पावर 5 वोल्ट। इतना ईएमएफ यहाँ पे जनरेट होगा। इस विद्युत वाहक बल की दिशा क्या है, दिशा उन कारणों का विरोध करेगी जिनके कारण ये क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। सॉरी, इसमें यहाँ पे -4 दिया हुआ है तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगाएंगे, नेगेटिव का साइन लगाएंगे 10 की पावर -3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दिशा की बात करेंगे तो दिशा इनकी इस प्रकार होगी कि ये उन कारणों का विरोध करेगी जिनके कारण ये उत्पन्न हुई है। इस विद्युत वाहक बल की दिशा की अगर अपने बात करें तो आप में इसमें बी और सी पार्ट जो आपसे पूछा है ना, दोनों सेम टू सेम आंसर होंगे, दोनों के कोई चेंज नहीं आएगा। दोनों में दिशा की बात करें तो दोनों में देखिए कौन सी दिशा पॉजिटिव होगी, कौन सी दिशा नेगेटिव होगी। आपसे ये पूछा है कौन सा पॉजिटिव का काम करेगा और कौन सा नेगेटिव का, तो आप इसमें देखोगे बी की डायरेक्शन कौन सी है,
बी की डायरेक्शन आप कौन सी लेके चल रहे हो, ये नीचे की ओर गिर रहा है, नीचे की ओर गिरने का विरोध करेगा, इस पे बल लगना चाहिए ऊपर की ओर, इस पे बल कौन सी साइड लगना चाहिए, ऊपर की ओर। इस प्रकार से इसमें धारा प्रवाहित होनी चाहिए कि इस पे बल कौन सी साइड लगे, ऊपर की ओर लगे। और वो डायरेक्शन आप कैसे निकाल सकते हो, तो वो डायरेक्शन आप निकाल सकते हो फ्लेमिंग के नियम से। फ्लेमिंग का नियम आपको इसकी डायरेक्शन देगा। देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की अपने बात करते हैं, तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कौन सी साइड में होता है, तो पृथ्वी को हमने एक चुंबक माना है बहुत बड़ा, नॉर्थ पोल की ओर अपना क्या है पृथ्वी का साउथ, और साउथ पोल की ओर पृथ्वी का क्या है नॉर्थ। नॉर्थ से चुंबकीय क्षेत्र निकलता है साउथ की ओर, तो नॉर्थ टू साउथ क्या होती है, बी की डायरेक्शन होती है। बी की डायरेक्शन ये वाली है, इसमें क्षैतिज घटक की बात करेंगे तो नॉर्थ टू साउथ बी की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अब आपको पता है इसमें बी आपके पास है, बी की वैल्यू आपके पास है, आई की डायरेक्शन आपको इसमें देखनी है कि आई की डायरेक्शन कौन सी होगी। और करंट की डायरेक्शन अगर आप निकाल सकते हो, एफ की डायरेक्शन आपको पता चल गया ऊपर की ओर लगनी चाहिए। एफ बी आई, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, एफ बी एंड आई। अब देखिए बी की वैल्यू आपके पास है, एफ की वैल्यू आपके पास है, बी की वैल्यू और एफ की वैल्यू ऐसे रखोगे तो ये डायरेक्शन आएगी आई की डायरेक्शन। ये डायरेक्शन किसकी आ जाएगी, आई की डायरेक्शन। और जो आई की डायरेक्शन होगी वही ई की डायरेक्शन हो जाएगी, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम हो जाएगी ई की डायरेक्शन। अब ऐसा कब होगा, जब ये पॉजिटिव और ये क्या हो जाए नेगेटिव, यानी ये सिरा उच्च विभव पर होगा, पूर्वी सिरा उच्च विभव पर होगा और पश्चिमी सिरा क्या हो जाएगा इसमें निम्न विभव पर हो जाएगा। विद्युत वाहक बल की दिशा की बात करेंगे, ये अपनों थोड़ा सा गलत लिख दिया है। देखिए ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो विद्युत विभवांतर इसका ज्यादा होगा, तो विभवांतर पश्चिम से पूर्व हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व हो जाएगा। बस ये 7th क्वेश्चन का आंसर है। 8th क्वेश्चन देख लीजिए, 8th क्वेश्चन देख लीजिए। किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 5 से 0.00 तक गिरती है, तो औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 है, तो 100 प्रेरकत्व तो क्या होगा। 8th में आपको दिया हुआ है डी आई की वैल्यू, डी आई की वैल्यू 5 से 0 तक गिरती है, यानी -5 एम्पियर। डी टी की वैल्यू आप देखोगे, डी टी की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 0.1 सेकेंड। ईएमएफ ई की वैल्यू कितनी दी हुई है 200 वोल्ट। E इज इक्वल टू -L डी आई अपॉन में डी टी, विच इम्प्लाइज दैट L इज इक्वल टू -E इंटू डी टी अपॉन में डी आई। वैल्यू पुट कर दोगे -200 गुणा 0.1 बट्टे 5 और माइनस प्लस, L की वैल्यू आ जाएगी 4 हेनरी। इस प्रकार से 8th क्वेश्चन को कैलकुलेट करोगे, 8th में आंसर आ जाएगा 4 हेनरी। 9th क्वेश्चन में देखिए, पास पास रखी कुंडली के एक युग्म का अन्योन्य प्रेरकत्व 1.5 हेनरी है। कुंडली में 0.5 सेकंड में धारा 0 से 20 एम्पियर तक परिवर्तित हो, फ्लक्सबद्धता में कितना परिवर्तन होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखोगे आप, 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अन्योन्य प्रेरकत्व M21। 9 नंबर क्वेश्चन में M21 की वैल्यू 1.5 हेनरी। कुंडली में 0.5 सेकंड, dt की वैल्यू क्या दी हुई है, dt इज इक्वल टू 0.5 सेकंड। di की वैल्यू कितनी दी हुई है 20 एम्पियर, पॉजिटिव है। अब की बार di की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है 20 एम्पियर। दूसरी कुंडली में फ्लक्सबद्धता में कितना परिवर्तन होगा, आपसे d∅b अपॉन में dt पूछा है। हमें पता है कि ∅b इज इक्वल टू क्या होता है M21, ∅b2 इज इक्वल टू M21 I1। d∅b2 अपॉन में dt इज इक्वल टू M21 di1 अपॉन में dt। वैल्यू पुट कर दीजिए 1.5 गुणा 20 बट्टे 0.5, 60 वेबर पर सेकंड, 60 वेबर पर सेकंड। इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा 9 नंबर का।
पर सेकंड इतना। अब आपसे देखिए परिवर्तन की दर नहीं पूछी है, इसमें परिवर्तन कितना होगा ये पूछा हुआ है। तो आप समय देख लीजिए, समय कितना है, डी फाई बी पूछा है ना आपसे, डी फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 गुणा में डी टी, वैल्यू पुट कर दीजिए 60 गुणा में 0.5, आंसर कैलकुलेट करोगे आपके पास कितना आ जाएगा आंसर, आधा यानी 30 वेबर, 30 वेबर आ जाएगा। दोनों में से जो भी चीज़ पूछे, परिवर्तन पूछे तो परिवर्तन फाइंड कर सकते हो आप, अदरवाइज कितना हो रहा है तो वो भी फाइंड कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए इसका। एक जेट प्लेन पश्चिम से 1800 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से गतिमान है। वेलोसिटी v इज इक्वल टू कितनी है 1800 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए 500 मीटर पर सेकंड। ओके, आगे चलते हैं। इसमें प्लेन के पंख 25 मीटर लंबे हैं, इनके सिरों पर कितना विभवांतर उत्पन्न होगा। पंखों की लंबाई L इज इक्वल टू कितना है 25 मीटर। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान उस स्थान पर 5 गुणा में 10 की पावर -4 टेस्ला है। B इज इक्वल टू 5 गुणा में 10 की पावर -4 टेस्ला। और यहाँ पे नति कोण थीटा इज इक्वल टू अपने को दे रखा है 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 30 डिग्री। आपको विभवांतर पूछा है, विभवांतर EMF E इज इक्वल टू क्या होता है बी वी इंटू में L। आपको ये B कुल दे रखा है, लेकिन यहाँ पे आपको BHV इंटू में L लेके चलना है। देखिए वर्टिकल लेके चलेंगे, हॉरिजॉन्टल नहीं। इसमें डायरेक्शन देखिए कौन सी दे रखी है आपको क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए वर्टिकल अपने इसमें लेके चलते हैं। वर्टिकल घटक की वैल्यू कितनी होती है, वर्टिकल घटक की वैल्यू होती है b साइन थीटा, तो वेलोसिटी v इंटू में L। b की वैल्यू है 5 गुणा में 10 की पावर -4 साइन थीटा, साइन 30 डिग्री 1/2। v की वैल्यू है 500। लेंथ कितनी लेकर के चलोगे, यहाँ पे ये हो जाएगा 25, यहाँ पे हो जाएगा 2। कैलकुलेट करोगे आंसर कितना आ जाएगा 25 5 125, 25 5 625, 625 भाग 2 312.5 गुणा में 10 की पावर -2 3.125 वोल्ट। इस प्रकार से आप लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ये आपके देखिए सारे के सारे क्वेश्चन 6 चैप्टर के कंप्लीट हो चुके हैं।